लास्ट टाइम हमने देखा था कि काफका साकुरा को अपने घर से भागने से लेकर अब तक की पूरी कहानी बता देता है। पूरी बात बताते बताते काफी रात हो जाती है और साकुरा पूरे समय किचन की टेबल पर टिके हुए उसकी बातों को बहुत गौर से सुन रही थी। वो बताता है कि वो असल में 15 साल का है। उसने अपने पिता के पैसे चुराए और टोक्यो में स्थित अपने घर से भाग आया। वो एक होटल में रुका है और लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए भी जाता है। और फिर एक दिन वो खुद को एक श्राइन के बाहर खून में सने हुए बेहोश पाता है। साकुरा उससे पूछती है तो उसकी माँ ने उसकी बहन के साथ घर छोड़ दिया था जब वो सिर्फ 4 साल का था। तभी वो अपनी जेब से अपनी और अपनी बहन के किनारे पर साथ खड़ी वाली फोटो निकालकर साकुरा को दिखाता है और कहता है कि ये है मेरी बहन। साकुरा उस तस्वीर को बहुत गौर से बिना कुछ कहे देखती है। काफका कहता है कि तब से मैंने अपनी माँ और अपनी बहन को नहीं देखा है और उसे याद भी नहीं कि वो कैसी दिखती है। इसके अलावा उसके पास उनकी कोई तस्वीर भी नहीं है। साकुरा काफका की तरफ देखते हुए कहती है कि ये उसके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। काफका कहता है कि काफी हद तक। साकुरा पूछती है तो अब उसके पिता के साथ उसकी नहीं बनती। काफका बस सर हिला देता है। साकुरा कहती है कि वो भी कितना बेवकूफों वाला सवाल पूछ रही है। ऑफ कोर्स उसकी नहीं बनती होगी, तभी तो वो घर से भागा है। खैर, मुद्दे की बात ये है कि वो घर से भागा और अब एक दिन सडनली वो बेहोश हो गया। काफका कहता है हाँ, ऐसा ही है। साकुरा पूछती है कि क्या ऐसा कुछ उसके साथ पहले भी हुआ है। काफका कहता है कि कभी कभी ऐसा हुआ है जैसे किसी ने उसके दिमाग में कोई स्विच ऑन किया हो और शरीर दिमाग से आगे अपने आप से कोई काम करने लगे। ये ऐसा है कि वो अभी यहाँ है मगर एक तरीके से वो यहाँ मौजूद ही नहीं है। साकुरा समझती है कि उसके कहने का मतलब ये है कि वो खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और कोई वायलेंटिक चीज कर बैठता है। वो कहता है हाँ, वो ठीक समझी। साकुरा कहती है कि क्या उसने कभी किसी को इससे नुकसान भी पहुंचाया है। तो काफका बताता है कि 2 बार ऐसा हुआ है मगर वो ज्यादा सीरियस नहीं था। इस बार कुछ ज्यादा ही बुरे तरीके से हुआ है और उसे बिल्कुल याद नहीं है कि क्या हुआ। इससे पहले इतना बुरा कभी नहीं हुआ। उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके दिमाग से वो मेमोरी साफ कर दी गई हो। साकुरा उससे कहती है कि तो फिर उसे बस ये याद है कि वो स्टेशन के पास एक रेस्टोरेंट में डिनर करने गया और इसके बाद उसने खुद को झाड़ियों में पड़ा हुआ पाया। उसकी शर्ट पर खून लगा था और उसके उल्टे हाथ का कंधा बहुत दर्द कर रहा था। क्या ऐसा ही हुआ था? काफका हाँ में सर हिला देता है। फिर साकुरा शहर का मैप निकाल कर लाती है और होटल और श्राइन के बीच की डिस्टेंस को चेक करती है। वो काफका से कहती है कि ये काफी दूर नहीं है मगर पैदल जाने में यहाँ से अच्छा खासा समय लगेगा। मगर वो वहाँ गया क्यों? क्योंकि वो श्राइन होटल से उल्टी दिशा में पड़ती है। वो आगे पूछती है कि क्या काफका वहाँ पहले भी कभी गया था। तो काफका उससे कहता है कि वो वहाँ कभी नहीं गया। साकुरा काफका की शर्ट उतरवाकर उसके कंधे को चेक करती है और काफका को बताती है कि उसकी हड्डियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, बस उसके हल्की चोट आई है। एक हेयर ड्रेसर होने के नाते साकुरा को मसाज करनी भी आती है, तो वो काफका के कंधे की थोड़ी देर तक मसाज करती है। फिर वो काफका की टी शर्ट को एक पॉली बैग में डालकर डस्टबिन में फेंक देती है और उसकी शर्ट को वॉशिंग मशीन में डाल देती है। वो ड्रॉर से काफका को एक दूसरी टी शर्ट लाकर देती है। साकुरा काफका से बातचीत कंटिन्यू करती है। तब काफका उससे कहता है कि उसे बहुत डर लग रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। उसकी याददाश्त में कुछ भी उसे ऐसा याद नहीं जिसमें उसने किसी पर कोई वार किया हो, और अब अगर उसने कोई जुर्म किया है तो वो उसके लिए लीगली रिस्पॉन्सिबल है, चाहे उसकी मेमोरी खोई हो या नहीं। साकुरा कहती है कि हो सकता है कि किसी की नोज ब्लीडिंग हुई हो, क्या पता उसने उसकी हेल्प की हो। और वो जानती है कि ये काफका के लिए बहुत अजीब है मगर बेहतरी इसी में है कि वो इसके बारे में ज्यादा बुरा ना सोचे, कम से कम रात में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब वो कुछ कर नहीं सकते और वो कल सुबह न्यूज़पेपर में देखेंगे कि क्या कहीं इसी तरह की कोई दुर्घटना हुई है या नहीं। साकुरा अपने लिए कॉफी बनाती है। वो काफका से कहती है कि वो काफका से एक बात पूछना चाहेगी अगर वो माइंड ना करे। काफका हामी भर देता है। वो कहती है कि क्या उसकी बड़ी बहन अडॉप्टेड थी और उसके पेरेंट्स काफका के पैदा होने से पहले उसे लाए थे। काफका कहता है कि वो ठीक समझी मगर उसे भी नहीं पता कि उसके पेरेंट्स क्या चाहते थे। साकुरा काफका से पूछती है कि क्या ये श्योर है कि वो अपने पेरेंट्स का ही बेटा है। काफका कहता है कि हाँ, जहाँ तक उसे पता है। वो आगे कहती है कि मगर जब उसकी माँ घर से आई तो वो उसकी बहन को लेकर गई, ना कि उसे। क्या ये अजीब नहीं है और उन्होंने ऐसा क्यों किया? काफका कहता है कि उसे भी इसका कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि वो खुद से ये सवाल हजारों बार पूछ चुका है। साकुरा उससे पूछती है कि क्या उसका कोई रिश्तेदार या फिर कोई जानने वाला है जो उसकी मदद कर सकता हो। काफका बताता है कि उसका कोई भी नहीं है। उसके पिता के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और अपनी माँ की तरफ के किसी रिश्तेदार को वो नहीं जानता। इनफैक्ट वो अपनी माँ का ही नाम नहीं जानता है।
साकुरा कहती है कि ऐसा लगता है जैसे उसके पिता कोई एलियन हो और वो किसी दूर के ग्रह से आए हो। उन्होंने इंसानी रूप धरा और पृथ्वी की एक औरत को किडनैप किया और फिर काफका पैदा हुआ ताकि उसकी वंशज यहाँ बढ़ सके। और फिर उसकी माँ को पता चल गया और वो डर के वहाँ से चली गई। इस पर काफका को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। साकुरा कहती है कि मजाक एक तरफ, उसका पॉइंट ये है कि पूरी दुनिया में अगर कोई उसका है तो वो खुद। काफका कहता है कि उसे भी यही लगता है। अब सुबह के 3 बज चुके हैं। साकुरा कहती है कि उसे अब सोना पड़ेगा क्योंकि उसे सुबह 7:30 बजे उठकर काम पर जाना है। काफका उसे बताता है कि वो अपने साथ एक स्लीपिंग बैग लाया है तो वो उसमें ही सो जाएगा। फिर साकुरा लाइट्स ऑफ करके लेट जाती है। काफका सोने की बहुत कोशिश करता है मगर बार बार उसके दिमाग में वो खून का निशान आ रहा था तो वो सो नहीं पा रहा था। तभी साकुरा धीरे से उसे आवाज देकर पूछती है कि क्या वो सो गया, जिस पर काफका कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही है। साकुरा कहती है कि उसे भी नींद नहीं आ रही है, शायद उसे कॉफी नहीं पीनी चाहिए थी। वो काफका से कहती है कि वो उसके पास आकर बैठ सकता है। फिर वो काफका को बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जो कि टोक्यो में रहता है, तो वो उसके बारे में कोई गलत ख्याल ना लाए क्योंकि वो किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाती है। वो ये भी कहती है कि वो उसे इस मामले में पुराने ख्यालातों वाली कह सकता है मगर वो इस चीज को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है, तो वो उन दोनों को बिल्कुल भाई बहन की तरह समझे। अब दोस्तों, काफका के बारे में जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि सिर्फ उसकी उम्र 15 साल है मगर वो असल में उससे काफी बड़ा है। इस बुक में कई जगह दिखाया गया है कि वो 2-3 बार लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होता है, जैसे कि जब पहली बार साकुरा से मिला था या होटल में इंक्वायरी टेबल वाली लड़की, और अब फिर से साकुरा। वो उसके प्रति फिर से अट्रैक्शन फील करता है जिसके लिए वो साकुरा को सॉरी भी बोलता है, जिस पर साकुरा मैच्योरली बिहेव करते हुए उससे कहती है कि वो समझ सकती है और वो फिजिकल प्रोसेस में जाए बिना उसकी इंटीमेसी को कम करने में उसकी मदद करती है। फिर साकुरा उससे कहती है कि वो अपने स्लीपिंग बैग में जाकर सोने की कोशिश करे क्योंकि साकुरा को अकेले सोने की आदत है। तब काफका वापस जाकर अपने स्लीपिंग बैग में सो जाता है। सुबह जब वो उठता है तब तक साकुरा जा चुकी थी और अब तक उसके कंधे का दर्द भी जा चुका था। साकुरा किचन टेबल पर एक चाबी, एक नोट और न्यूज़पेपर रख कर गई थी। उस नोट में साकुरा ने लिखा था कि उसने सुबह 7 बजे न्यूज़ चेक करी और पूरे न्यूज़पेपर को खंगाल डाला मगर उसे कहीं भी घटना की कोई खबर नहीं मिली। तो उसे नहीं लगता कि वो खून जो काफका की टी शर्ट पर लगा था वो कोई बड़ी चीज है। तो ये काफका के लिए खुशखबरी है। वो आगे लिखती है, फ्रिज में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है मगर वो उन्हीं से कुछ बना ले। वो घर के किसी भी सामान को जरूरत अनुसार इस्तेमाल कर सकता है और अगर वो कहीं और जाने की नहीं सोच रहा हो तो वो यहीं रुक सकता है और अगर उसे कहीं जाना है तो घर की चाबी डोरमेट के नीचे रखकर चला जाए। फिर काफका नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स के साथ दूध लेता है, दार्जिलिंग टी बनाता है और 2 ब्रेड की स्लाइस को टोस्ट करता है। वो न्यूज़पेपर को पूरी तरह स्कैन करना शुरू कर देता है और जब उसे किसी क्राइम की खबर नहीं मिलती तो वो चैन की सांस लेता है कि अब कम से कम उसे पूरे शहर में पुलिस से बचते हुए भागना नहीं पड़ेगा। और वो पूरी तरह से बचने के लिए डिसाइड करता है कि वो होटल नहीं जाएगा क्योंकि उसे अभी भी नहीं मालूम है कि उन 4 घंटों में क्या हुआ था। काफका होटल में कॉल करता है और उनसे कहता है कि अब उसे किसी जरूरी काम के चलते होटल से चेकआउट करना है और क्योंकि वो एडवांस पहले ही दे चुका है तो बिल की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। कॉल के दूसरी तरफ आदमी ने कंप्यूटर्स पर डिटेल्स को चेक किया और कंफर्म किया कि उसका बिल पूरी तरह पेड है और रूम की चाबी सिर्फ एक प्लास्टिक का कार्ड था तो उसे लौटाने की उसे जरूरत नहीं है। काफका शुक्रिया अदा करता है और कॉल काट देता है। फिर वो नहाता है और वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े धो लेता है। इसके बाद वो किचन में जाकर सिंक में पड़े सारे बर्तनों को धोकर उन्हें शेल्फ्स में लगाता है, फ्रिज की पूरी सफाई करता है, साकुरा के शर्ट्स को प्रेस करता है और इन सब में उसे कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि वो अपने घर पर भी सारे काम खुद करता था। वो किचन की टेबल पर बैठकर सोचता है कि वो हमेशा यहाँ नहीं रुक सकता है और फिर वो साकुरा के लिए एक नोट लिखता है। वो साकुरा को उसे बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है और वो उसे उतनी रात को परेशान करने के लिए माफी भी मांगता है और लिखता है कि वो यहाँ हमेशा नहीं रुक सकता। वो आगे लिखता है कि वो सच कहे तो वो साकुरा की काइंडनेस को डिजर्व नहीं करता। वो खुद से तो एक बेहतर इंसान बनने की लगातार कोशिश कर रहा है मगर उसके साथ कोई भी चीज सही नहीं हो रही है और वो उम्मीद करता है कि जब वो नेक्स्ट टाइम मिले तो वो कोशिश करेगा कि वो अपने मसले सही तरह सुलझा पाए और एंड में उसका धन्यवाद लिखकर उस नोट को एक कप के नीचे रख देता है। वो अपार्टमेंट को लॉक करके चाबी डोरमेट के नीचे रखता है। सीढ़ियों पर उसे एक बिल्ली मिलती है। वो थोड़ी देर उसके पास बैठता है और फिर उठकर वहां से बाहर चला जाता है। अब वो सोचता है कि उसे सर छुपाने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए, ऐसी जगह जो कि सेफ हो। उसे पता नहीं कि वो कहाँ जाए। फिर वो कोमुरा लाइब्रेरी की ओर जाने वाली ट्रेन में बैठ जाता है। वो सोचता है कि जब वो लाइब्रेरी पहुंच जाएगा तो हो सकता है कि चीजें सही तरीके से हो पाएंगी। इस चैप्टर में इतना ही।
आने वाले ऑल्टरनेटिंग पार्ट्स में हम देखेंगे कि किस तरह काफका अपनी आने वाली मुसीबतों को झेलता है, उस रात की घटना के डायरेक्ट इम्पैक्ट को नहीं झेलता मगर इनडायरेक्टली किस तरीके से चीज़ें उसे अफेक्ट करती हैं। और तब तक के लिए इस चैनल पर बने रहें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।